Good morning to you. गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। नमस्कार आप सबको। थैंक यू, आप लोगों ने अपना कीमती समय रात को सब अपने काम निपटा कर निकाला होगा अभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोग के साथ बात करने की। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन इन वुमेन। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? थम्स अप कर दीजिए। या ओके। मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगी। स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं हिंदी और मराठी बोलूंगी और साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको एट एनी पॉइंट कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि एक किशन डागा हैज रेज्ड हैंड। ऋतुजा, मैंने आपको भी को होस्ट बनाया है, तो आप क्वेश्चंस ले सकते हो। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखेंगे। अभी हम सेशन की ओर चलते हैं। दोघी पण जॉईन हो, फारच छान. दुसऱ्या दिवसातून बोलायला पाठवू का लिंक तुला? आप सब लोग स्लाइड्स देख पा रहे हैं? तो आई होप आप सब लोग स्लाइड देख पा रहे हैं। मुझे जल्दी से आप साइन दे दीजिए। ऋतुजा, आप लोग स्लाइड देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Okay. We can see that. Okay. So, ऋतुजा, आप सबको म्यूट कर देंगे अभी? Yeah, let's mute everybody so I can to start the presentation. So, ऋतुजा, आप कर सकते हो या मैं भी करने की कोशिश करती हूँ, पर जो अपने आप से खुद कर सकते हैं। में अनफॉर्चुनेटली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ऋतुजा मैम ने कहा कि आजकल के इस पर्टिकुलर वातावरण में, कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन में हम और भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो उससे भी कई लोगों को बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हैं और उससे अपने मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा है। तो मेरा आज का गोल ये है कि मैं आपको डिप्रेशन के बारे में एजुकेशन देना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि उसकी ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है? सो हम ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स डिप्रेशन का इंडिया में रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स किया गया था, उसमें पता चला है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस। WHO के हिसाब से 36% ऑफ इंडियंस आर डिप्रेस्ड, और करीबन 100,000 इंडियंस 15 से 30 साल के बीच में काफी ये एज में देखा गया है, और अबाउट 36 कमिट सुइसाइड एवरी ईयर। ये एक एनालिसिस भी उन्होंने बताया है। शायद उससे ज्यादा भी हो। अब इतने में हम सुन रहे हैं कि ये सुइसाइड की जो लोगों से जो डेथ हो रही है सुइसाइड से, वो ज्यादा डेफिनेटली बढ़ रही है। और 2020 तक इनका प्रेडिक्शन था कि 5.7% से ये और बढ़ेगा, और वर्ल्ड में सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी
बन जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली अभी यही हो रहा है हमारे सॉरी current world में depression is considered as a second leading cause of disability and death in a sense। उसमें से कई लोग अगर suicide का रास्ता लेते हैं तो उसकी वजह से भी it is becoming a higher risk for losing lives। So ये बात भी हमें पता है कि women में मेल्स के हिसाब से फीमेल्स में ट्वाइस द रेट ऑफ डिप्रेशन देखा गया है। ये जो आपको मैं ग्राफ दिखा रही हूँ उसमें आप देख रहे हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने देखा है कि फीमेल्स में हर एज ग्रुप में, चाहे आप टीनेजर हो 12 साल के ऊपर की उम्र, फिर 12 से 18 साल, 18 से 40, मैं 1 मिनट और 2 लोगों को एडमिट कर देती हूँ, कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। और फिर उसके आगे भी 40 से 60 और 60 एंड अबाउ के एज में भी हर इसमें देखा गया है कि वुमेन फीमेल्स की डिप्रेशन की होने की जो संभावना है वो ट्वाइस और करीबन ट्वाइस एज कंपेयर टू मेल्स है। एंड ये क्यों है? हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें भी यही मैंने बताया है कि 1 in 4 women डिप्रेशन से पीड़ित होती हैं कंपेयर टू 1 in 10। एंड कई बार अवेयरनेस और स्टिग्मा की वजह से लोग हेल्प नहीं लेते हैं, एंड सो उसकी वजह से भी इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो डिले हो जाती है, और लोग उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी या उसकी वजह से जो डे टू डे लाइफ में तकलीफें देखते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको जरूर ये मुद्दा जरूर लूंगी कि फीमेल्स में ज्यादा क्यों है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि कॉमन कॉजेस क्या देखे गए हैं डिप्रेशन के। तो हमें इतने सालों से रिसर्च से ये पता चला है कि डिप्रेशन की बीमारी भी फैमिली में रन करती है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां फैमिली मेंबर्स में अगर हो, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हो तो आपके होने की संभावना ज्यादा होती है। सो ये बात हम डिप्रेशन में भी देखते हैं। सो जेनेटिक्स आपके रोल प्ले करते हैं। कई बार मैं जब पेशेंट्स देखती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ, इस तरह का स्वभाव मेरे मम्मी जी का भी है, या मेरे मासी जी को ये तकलीफ थी, या मेरे पिताजी को है, या घर में और कोई भाई बहनों को है। तो ये जेनेटिक्स भी कॉमन कॉज है उसकी वजह से। और फिर मेन ये देखा गया है कि ब्रेन में जो अपने केमिकल्स हैं उनमें इम्बैलेंस होने की वजह से सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल डायबिटीज का लेके बताऊंगी कि ये डिप्रेशन और डायबिटीज की क्या सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये किस तरह से एक कॉमन, उन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं और क्यों हम डिप्रेशन को भी एक मेडिकल कंडीशन मानते हैं। तो डायबिटीज में जैसे हमें कॉमन नॉलेज से शायद पता है मोस्ट लोगों को कि इंसुलिन जो हमारा एक तरह का न्यूरोकेमिकल है, पैंक्रियाज जिससे प्रोड्यूस करता है, उसकी डेफिशिएंसी या उसके रेजिस्टेंस या उसकी उसकी जो लेवल्स में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से लोगों को डायबिटीज होता है, राइट। सो पैंक्रियाज एक हमारे शरीर का ऑर्गन है, और excuse me, I'm trying to get some other people in, so sorry about that. So उसी तरह से ब्रेन हमारा एक शरीर का ऑर्गन है। सो जैसे हम पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं, पैंक्रियाज हमारे एब्डोमेन में, इधर पेट में होता है, और उसी तरह से ब्रेन एक हमारा ऑर्गन है जो हमारे हेड में होता है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी या इंसुलिन के लेवल्स में इम्बैलेंस होने से लोगों को डायबिटीज होता है। उसी तरह से ब्रेन के भी कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, हम उन्हें न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं। बेसिकली
केमिकल्स हैं, हर बॉडी के पार्ट, हर ऑर्गन से कुछ केमिकल्स जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी हैं, उसी तरह से ब्रेन के भी सेल्स में कुछ केमिकल्स एक्सचेंज होते हैं। और ये समझा जाता है कि इन केमिकल्स के इम्बैलेंस से लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो ये भी समझा जाता है कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको 100% डिप्रेशन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी वल्नरेबिलिटी है, जैसे कई लोगों के फैमिली में डायबिटीज पीढ़ियों से चल रहा है, लेकिन आप अगर अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाते हो, एक्सरसाइज करते हो, सही तरह से डाइट लेते हो, अपना ख्याल रखते हो, तो आप डायबिटीज होने से बच सकते हो। इसी तरह से डिप्रेशन का भी यही है कि अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसा नहीं कि आपको हो ही जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। आप अच्छा सेल्फ केयर करने से आप उससे बच सकते हैं। सो बेसिकली हम ऐसे समझते हैं कि यूजुअली जो लोग को डिप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन जो हम कहते हैं, यानी कि अगर आप जेनेटिकली वल्नरेबल हैं फॉर डिप्रेशन, तो 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। सॉरी, मेरा यहाँ गार्डनर सुबह आया हुआ है, उसकी वजह से शायद बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। मैं उनको बता रही हूँ कि वो बंद कर दे मशीन का आवाज, सो आप होपफुली मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि देयर इज अ इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी कि अगर बायोलॉजिकली आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी उसकी होने के चांसेस आप में थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से ही डिप्रेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जब उस वल्नरेबिलिटी के साथ अगर आप लाइफ में कुछ एडवर्स इवेंट्स या डिफिकल्ट इवेंट्स फेस करते हो, डिफरेंट तरह के स्ट्रेस फेस करते हो, और ये तो हमारे लाइफ में अनफॉर्चुनेटली ये कॉमन बात हो गई है कि किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस हमें रहता है, चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड हो, अगर आप वर्किंग हो, या घर के देखभाल और घर के हाउसवाइफ का तो इवन ज्यादा बड़ा काम होता है, वो डे टू डे मैनेज करने से, या रिलेशनशिप्स घर में या बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉस के साथ, सो कई तरह से लाइफ में कई तरह से चैलेंजेस और स्ट्रेस हमारे आते हैं। तो ये समझा जाता है कि अगर आपकी वल्नरेबिलिटी है और आप खुद अच्छा ध्यान नहीं रखते हैं, और उसके साथ अगर आप डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस से ज्यादा गुजरते हैं, तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस, वो जो इंटरैक्शन होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस विथ योर जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, कई बार उस इंटरैक्शन की वजह से वो ब्रेन केमिस्ट्री में इम्बैलेंस होना शुरू होता है, और उस वजह से लोग डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि और भी कुछ मेडिकल कॉजेज हैं जो डिप्रेशन की तरह प्रेजेंट होते हैं। अनीमिया एक कॉमन कॉज है, जो अगर लोग ठीक से आहार नहीं लेते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी जैसे हम औरतों में काफी कॉमनली हो सकती है, क्योंकि मंथली माहवारी और उसकी वजह से कई लोग ज्यादा ब्लड लूज करते हैं या खाने में ध्यान नहीं देते, बाकी लोगों का ही ख्याल रखते रहते हैं, तो खुद पे ध्यान कम हो जाता है। तो पुअर न्यूट्रिशन से, अनीमिया होने से, हेमोग्लोबिन कम होने से, या B12 डेफिशिएंसी, या इवन विटामिन डी आजकल हम समझते हैं कि काफी इम्पोर्टेंट विटामिन है, जो जिसकी डेफिशिएंसी से भी एंजाइटी डिप्रेशन की तकलीफ हो सकती है। और कई बार थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों को डिप्रेशन की तरह सिम्टम्स आ सकते हैं, जब अगर उनकी थायराइड हार्मोन लेवल्स अगर हाइपोथायराइड है, लो हैं, तो भी डिप्रेशन की तरह सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमें कोई डिप्रेशन सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करता है, तो हम कई बार पहले लैब टेस्ट कर लेते हैं टू रूल आउट एनी मेडिकल कॉजेस, कि आपके एनीमिया तो नहीं है, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड आपका नॉर्मल है। और उस क्या होता है कई बार कि वो फैक्टर्स भी साथ में होते हैं, बट बाय द टाइम आप हेल्प लेने जाते हो तब तक डिप्रेशन बढ़ चुका होता है। तो हम
वो मेडिकल कॉज को भी ठीक करते हैं और साथ में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर बस बैठ जाना है कि मेडिकल अभी, क्योंकि थायराइड एनीमिया ये सब करेक्ट होने में 3 से 6-8 महीने भी लग सकते हैं। तो उस समय में ऐसा नहीं कि अगर आपको डिप्रेशन की तकलीफ है, और मैं अभी सिम्टम्स सब अच्छे से खुल के बताऊंगी ताकि आप अवेयर रहो कि किस तरह के सिम्टम्स को आपने सीरियसली लेना चाहिए। तो उस समय हम ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया है, चाहे मेडिकल कॉज से हुआ हो, लेकिन जब तक मेडिकल कॉज ठीक होते हैं तब तक भी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट आपने साथ में साइमल्टेनियसली शुरू रखनी चाहिए। कभी कभार कुछ मेडिसिन से लोगों को डिप्रेशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन जनरल हम सब मेडिकल कॉजेज रूल आउट कर कर ही फिर डिप्रेशन की प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने आपको ये अर्लियर स्लाइड में बताया कि हम एज फीमेल्स, हम औरतों में डिप्रेशन ट्वाइस एज कॉमन एज मेल्स में होता है, और इसका कारण है हमारा ये हार्मोन ईस्ट्रोजन। आई एम श्योर आप लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज जरूर है। तो प्यूबर्टी, जैसे जब हम पहली बार, जब लड़की बड़ी होती है, जब पहली बार मेंसेस शुरू होते हैं, उस टाइम से हमारी ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे वो जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसमें कई बार 13 से 12 से 18 के एज में, जैसे मैं चाइल्ड साइकाइट्री की भी प्रैक्टिस करती हूँ अडल्ट्स के साथ, तो मैं कई टीनेजर्स को देखती हूँ डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ। और ये माना जाता है कि उस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, ईस्ट्रोजन के लेवल्स अभी तक सेट नहीं हुए हैं, उसकी वजह से भी एक फैक्टर होता है डिप्रेशन होने का, क्योंकि कनेक्शन है ईस्ट्रोजन और अपने ब्रेन केमिकल्स के रेगुलेशन होने का कनेक्शन माना जाता है। तो इस वजह से हम कई बार डिप्रेशन स्पेसिफिक, अब हमारे हाइलाइट्स जो है लाइफ के उस टाइम पे देखते हैं ज्यादा औरतों में। सो कई लोगों को प्री मेंस्ट्रुअली वो ज्यादा तकलीफ देखते हैं कि मेंसेस आने के पहले एक हफ्ता काफी चिड़चिड़, डिप्रेशन महसूस होना, एंजाइटी महसूस होना, तकलीफ ज्यादा उनको, इरिटेबिलिटी और गुस्सा आना, ये सब जो है ये कई बार प्री मेंस्ट्रुअल टाइम पे देखते हैं। तो उस कंडीशन को हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। और कई बार कई पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान पेरीनेटल डिप्रेशन होता है। कई लोगों को प्रेगनेंसी होते ही जब बच्चा हो जाता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है। और बहुत बार हम देखते हैं कि पेरी मेनोपॉज, जब हम मेनोपॉज के टाइम में आ जाते हैं, 50 या 45 टू 60 50 की रेंज है, हर एक की अलग अलग एज में हो सकता है। तो उस समय भी हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर नीचे होने की वजह से हम डिप्रेशन के ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं हमारे लिए। जो ईस्ट्रोजन हमें काफी बेनिफिट्स भी देता है, जो हम केयरिंग नेचर, हमारा जो सौंदर्य है हमारा, द फॉर्चून टू बिकम अ मदर या मदरहुड का जो हमें सुख मिलता है, ये सब ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। बट उसके कुछ डाउन साइड्स भी रहते हैं। सो कई बार ये जो हाई रिस्क पीरियड्स हैं उस समय कई लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, लेकिन द गुड न्यूज इज कि ये हम ट्रीट कर सकते हैं। सो डिप्रेशन क्या है? मैं आपको पहले कुछ जनरल सिम्टम्स बताऊंगी और फिर आपको मैं हमारे जो डायग्नोसिस के क्राइटेरिया हैं, हम क्लिनिकल डिप्रेशन कब और कैसे डायग्नोस करते हैं उसके बारे में और डिटेल में अगले स्लाइड्स में बताऊंगी। तो डिप्रेशन में हम देखते हैं कि हमारी 4 मेन जो डोमेन्स है वो अफेक्ट होते हैं। एक हमारे इमोशंस, तो इमोशंस में भी रेंज ऑफ इमोशंस हम महसूस कर सकते हैं। सभी लोगों को सिर्फ सैड मूड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को सैड मूड ही हो सकता है, या सैडनेस या दुख अंदर से दुख या सैडनेस फील करना। कुछ लोगों को सैडनेस नहीं महसूस होती बट एंजाइटी, गिल्ट की फीलिंग्स,
एंगर या गुस्सा आना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स, कभी ठीक लग रहे हैं, कभी अच्छे मूड में हैं, कभी एकदम नाराज हो जाते हैं, कभी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। सो ये तरह के सिम्टम्स की रेंज है। फिर यूजुअली जो डिप्रेशन से परेशान ज्यादा इसलिए होते हैं कि उनके थॉट्स जो है, जो हमारी कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं, हमें कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता, थॉट्स हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। वो जो थॉट्स की जो क्वालिटी है वो बदल जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। लोग काफी खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, छोटी छोटी बात पे खुद से नाराज हो जाते हैं। और कई बार लोगों की कंसंट्रेशन एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, मेमोरी अफेक्ट हो जाती है, कंफ्यूज्ड रहते हैं, डिसीजन लेने की एबिलिटी में भी गड़बड़ हो जाती है। और एक्सट्रीम केस में अगर ये जल्दी से नहीं कैच किया तो थॉट्स ऑफ डेथ या सुइसाइड भी आने लगते हैं। डिप्रेशन को हम मेडिकल कंडीशन इसलिए भी मानते हैं कि इसका सिर्फ मन या मन से रिलेटेड इमोशंस और थॉट्स के सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, इसका मैनिफेस्टेशन है, इसका जो प्रॉब्लम बाहर जो दिखता है वो फिजिकल लेवल पे भी दिखता है। तो लोग कई बार डिप्रेशन से जब पीड़ित रहते हैं तो वो काफी थके हुए थकान महसूस करते हैं। कॉन्स्टेंटली आराम से सोने के बावजूद भी, ठीक से आहार लेने के बावजूद भी, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनको क्रॉनिक फटीग रह सकता है, एनर्जी काफी लो रहती है, या तो वो ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं। वेट गेन की शिकायत हो सकती है क्योंकि एपेटाइट या तो कम हो सकती है या बढ़ जाती है। कई लोग अपना डिप्रेशन, जो मन की जो अंदर की स्टेट है, उसको मैनेज करने के लिए हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग करते हैं। हम ये वर्ड यूज करते हैं कि इमोशनल ईटिंग करते हैं, मतलब उस समय जो अंदर की जो पीड़ा है मन की, उसको थोड़ा सहलाने के लिए, उसको कंफर्ट कर देने के लिए कई बार हम फूड की तरफ, कंफर्ट सोर्स की और जाते हैं। तो उससे कई लोगों का वेट गेन शुरू हो जाता है, मोटिवेशन अफेक्ट हो जाता है, और फिर बिहेवियर में इसकी वजह से परिणाम दिखता है। हम इंटरेस्ट चीजों में खो देते हैं, दूसरे चीजों से हम दूर, मतलब लोगों से मिलना नहीं चाहते, अकेले रहना पसंद करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अभी बहुत बर्डन लगती है, एक एक चीज करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो कई चीजें इस तरह से डिप्रेशन के चेंजेस आते हैं। तो ये मैंने आपको कॉमन सिम्टम्स बताए। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लिनिकल डिप्रेशन, जैसे हम कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे ना थोड़ा सा सैडनेस लग रहा है और थकान लग रही है, बट अदरवाइज ठीक हूँ, तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। मतलब कि थोड़ा बहुत सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ के हिसाब से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के हिसाब से हम सब थोड़ा सा कभी दुख महसूस करते हैं, थोड़े दिन शायद स्लीप डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे, थोड़े दिन शायद हम शायद कभी कुछ लॉस हो जाता है, कोई क्लोज फैमिली मेंबर को हम खो देते हैं। ऐसे लाइफ में कई तरह के स्ट्रेसर्स आते हैं जिससे हम नॉर्मली दुख महसूस करते हैं और थोड़ी बहुत चेंजेस महसूस करते हैं बॉडी में, फिजिकल सिम्टम्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है। यानी क्लिनिकल यानी जब आपको इसके लिए क्लिनिकल अटेंशन, यानी आपने काउंसलर या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वो नॉलेज जरूरी है। आई मीन थोड़ी भी अगर आपको तकलीफ है तो ऑफ कोर्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि बराबर से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि किन सिम्टम्स और कितने टाइम तक ये सिम्टम्स चलने पर और किस कॉन्टेक्स्ट में ये सिम्टम्स आए हैं, ये सब बातें हम जरूर लेते हैं ताकि हम सही तरह से डायग्नोसिस करें और सही तरह से ट्रीटमेंट दें। तो मैंने यहाँ पे आपको ये 9 सिम्टम्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं। उसमें से हम बेस्ड ऑन हमारे जो रिसर्च के हिसाब से, हमारी एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है, DSM हम कहते हैं उसको। तो उसके हिसाब से अगर आपको इन 9 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स 2 हफ्तों से ज्यादा अगर चल रहे हैं आपके, तो आप क्लिनिकल डिप्रेशन के क्राइटेरिया मीट करते हैं। मतलब आपके वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके इंडिकेट करते हैं कि आपको डिप्रेशन है। तो ये जो 9 सिम्टम्स हैं, इसमें मैंने जैसे कहा कि रेंज ऑफ इमोशंस
कोई लोग ओनली सैडनेस महसूस करते हैं, कई लोग ज्यादा करके एंजाइटी और चिड़चिड़ापन ज्यादा महसूस करते हैं, एम्प्टी मूड या ऐसे खालीपन, खुशी नहीं महसूस करना, एनर्जी लो रहना, डिफिकल्टी इन स्लीप, चाहे आप कितना भी कोशिश करें, जल्दी आप रात को सोने में आपको लंबा टाइम लगता है, या सोने के बाद बार बार उठते हैं, या सो तो जाते हैं लेकिन सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, और या तो कम सो रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, थकान ही थकान लग रही है। इंटरेस्ट जो है चीज़ों में कम हो जाता है, जो चीज़ों में पहले जो मज़ा आता था, जो अगर आप पहले कुछ सिरेमिक कुछ बनाते थे, या जो आपके मनपसंद कुकिंग में आपको शौक था, या जो भी आपकी पहले की हॉबीज थी जो आपको आनंद देती थी, वो जो प्लेजर है वो चला जाता है। तो वही चीज भी आप कर रहे हो, लेकिन जितना मजा आपको पहले आता था वो मजा और वो जो खुशी है उसके साथ जो मिलती थी वो नहीं महसूस हो रही है। कई बार जैसे डिप्रेशन बढ़ता है तो लोगों की एनर्जी लेवल इतनी कम होती है कि वो स्लोनेस महसूस करने लगते हैं, चलने में, उठने बैठने में काफी उनको स्लोनेस आ जाती है। यहाँ कई बार ऑपोजिट इफेक्ट भी रहता है कि वो काफी रेस्टलेस हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना, कॉन्स्टेंटली हिल रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं पा रहे, मन शांत नहीं है, कंसंट्रेशन में दिक्कत है, डिसीजन मेकिंग में मुश्किल हो रही है। मैंने एपेटाइट का आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम या वर्थलेसनेस, ये एक बड़ा एक सिम्टम है जो डिप्रेशन में, जैसे डिप्रेशन बढ़ रहा है तो लोगों को काफी महसूस होने लगता है। उसका मतलब ये है कि जो हम सब की एक तरह से एक तरह की हम कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम होती है, जिसका मतलब कि हम खुद को चाहते हैं कुछ अपने गुणों की वजह से, अपने कुछ टैलेंट्स की वजह से, अपने कुछ स्ट्रेंथ्स की वजह से। और वो जो है डिप्रेशन में अक्सर देखा जाता है कि वो चला जाता है या कम हो जाता है। लाइक आप खुद को पसंद नहीं करते, खुद की जो चीजों पे आपको जो अप्रिसिएशन था, जो आपको गर्व था या खुशी मिलती थी कि ये मेरे स्वभाव के अच्छे गुणों से लोग मेरे से खुश रहते हैं, मैं बहुत खुद को मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, या मेरे ये टैलेंट है, जो भी जो आपके सेल्फ एस्टीम की जो चीजें आपको जो जिससे आप खुद को के बारे में जो कॉन्फिडेंस बना रहता है वो कॉन्फिडेंस श्रिंक होने लगता है। प्लीज म्यूट कर दीजिए। जो भी ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए प्लीज म्यूट कर दीजिए। सो कई की फीलिंग्स भी लोगों को कुछ थोड़ा सा भी गलत किया तो गिल्टी बहुत फील करते हैं, छोटी सी बात के लिए भी एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ गिल्ट होने लगती हैं। और फिर होपलेसनेस कि किसी चीज में आगे होप नहीं है, लाइफ होपलेस या हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगी। और यूजुअली वो जो स्टेजेस में जैसे लोग जाने लगते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, देन यूजुअली सुसाइड के थॉट्स आना शुरू होते हैं। सो ये डिजीज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे नहीं कि ये ओवरनाइट डेवलप हो जाती है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे कोई बड़ा लॉस हो तो उसकी वजह से कई बार हम सिचुएशनली जो ग्रीफ से गुजरते हैं या थोड़ा बहुत डिप्रेशन से गुजरते हैं, वो नॉर्मल माना जाता है, वो हमारी बॉडी का एक वे ऑफ हीलिंग है जिससे हम निकल जाते हैं। बट अगर हम बिना किसी मेजर लॉस के या छोटे छोटे सिर्फ लाइफ के डे टू डे स्ट्रेस से धीरे धीरे हम नोटिस कर रहे हैं कि ये सिम्टम्स बिल्ड हो रहे हैं, और एक्चुअली ये धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है कि अगर आपकी थोड़ी सी में आप अर्ली स्टेज में इसको कैच करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी से आप ठीक हो सकते हैं। जब आप उसको सोचते हैं कि हाँ, ये तो ठीक हो जाएगा, आज ऐसा मूड है, चलो भूल जाओ, ठीक हो जाएगा। ऐसे हम कई बार हमारे मन को हम टफ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए उस, बट ध्यान भी देना चाहिए कि कितनी कोशिश करने के बाद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और कुछ महीनों से ये तकलीफें आपको महसूस हो रही हैं, तो इसे
इसमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है उतनी उसको ट्रीट करने की आपकी ट्रीटमेंट भी उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो इसलिए मैं इस स्लाइड पे ज़्यादा टाइम बिता रही हूँ कि आप लोग नोटिस करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एज अ फीमेल हमारे हार्मोनल फैक्टर्स बड़े प्ले करते हैं, लाइक कई सारे लाइफ के ट्रांजिशन पॉइंट्स में वो हार्मोन्स की वजह से भी हम वल्नरेबल ज़्यादा हो जाते हैं उसके। सो ये कोई कई बार देयर इज दिस मिथ्स, मैं वो स्लाइड पे आपको पहले लेके आती हूँ और फिर से मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी कि हमारे जो समाज में, पर्टिकुलरली हमारे कल्चर में, इसके बारे में बहुत अलग तरह के विचार हैं, मिथ्स हैं, अलग तरह के सोच है कि डिप्रेशन तो साइन ऑफ वीकनेस है, आपके कैरेक्टर में फ्लॉ है, आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप मन से बहुत वीक हैं, इसीलिए आपको ये तकलीफ है। आप अगर थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बना देंगे तो ये तकलीफ चले जाएगी। आप इसमें से यू कैन, मतलब आप, ये आपकी चॉइस है, आप इससे निकल सकते हैं। आई मीन चॉइस इन अ सेंस इस हद तक है कि आप कोशिश करके इसमें से निकल सकते हो, लेकिन कई बार कोशिश करने से अगर आपने कुछ चीजें चेंज की हैं लाइफस्टाइल में कि मैं बराबर से सेल्फ केयर ले रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, सही तरह से खा रही हूँ, ठीक से सो रही हूँ, पहले खुद को ध्यान रखते हुए सबका ध्यान रख रही हूँ, तो वो चीजों से भी अगर आप नोटिस करते हैं कि मैंने कोशिश कर रही हूँ, उससे थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं इससे जूझ पा रही हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट से जूझने के लिए, तो उस वो करते हुए उसके अलावा आप हेल्प लेना जरूरी है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मेडिकल कंडीशन है। जैसे अगर डायबिटीज हो आपको, तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस से कुछ हद तक आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और इंसुलिन की लेवल्स जो आपको लेने की है वो कम कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली इंसुलिन बंद हो जाए उसके लिए टाइम लगता है, राइट? अगर वो लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट होने के लिए, तो कुछ समय तक अगर आपको लगता है कि ये मुझे बहुत इसमें मेरी दिनचर्या रोज की अफेक्ट हो रही है, तो मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए, हम केवल वो सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं करते हैं। अगर उन सिम्टम्स की वजह से आपकी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, डे टू डे लाइफ में आप परेशान रह रहे हैं कि मैं काम अपनी एफिशिएंटली नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रही हूँ, खुशी तो नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अगर डे टू डे डिसफंक्शन है जिसे हम कहते हैं, तब हम उसको डिसऑर्डर का नाम देते हैं। जब तक कई बार हम ये छोटे मोटे फीलिंग्स फील करते हैं, लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में ठीक से फंक्शन कर रहे हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब ये तकलीफ से आपकी की जो दिनचर्या आपकी अफेक्ट हो रही है, आपके डे टू डे लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आपने जरूर हेल्प लेना चाहिए। और तब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ, मैं कोशिश करके भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि ये सब हमारे कल्चर में ये बहुत माना जाता है कि आप कोशिश करिए, आप हार्ड जितना हार्ड आप ट्राई करेंगे आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए, आप उतना जल्दी डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है कि मैंने स्विच दबा दिया और मेरे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव हो गए, राइट? हम सब नेगेटिव थॉट से गुजरते हैं, तो उसके लिए जरूरी यू नो है कि हम एफर्ट करें खुद से या फिर काउंसलिंग हेल्प से। लेकिन कई बार अगर डिप्रेशन पर्टिकुलरली जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो बायोकेमिकल चेंजेस इतने हो जाते हैं कि आप उसको चाहते हुए भी पूरी तरह से निकाल नहीं सकते, तो दवाई की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम जब डायबिटीज होता है तो लोग इंसुलिन लेने के लिए 2 बार नहीं सोचते, पर जब एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो लोग कई बार सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, क्या बोलेंगे लोग मुझे। और हमारे कल्चर में ये भी है कि पागल है ऐसे जल्दी से नाम दे देते हैं, कि किसी कोई मेंटल हेल्थ की अगर कोई शिकायत है तो उसको लेबल पागल करके कर दिया जाता है, जबकि दैट इज नॉट द केस।
एंजाइटी और डिप्रेशन उतने ही कॉमन मेडिकल कंडीशंस हैं जितने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बुखार आना, निमोनिया होना, उस तरह से। बिकॉज ये जो सोच है हमारी कि हमें हमारा मन कंट्रोल करना चाहिए और हमारे मन पे कंट्रोल नहीं रहा तो हम वीक हैं, और हम पॉजिटिव नहीं रहे तो हमारे में कोई बहुत बड़ी फ्लॉ है, ये जो है ये बहुत गलत ये जो सोच है उसकी वजह से कई बार लोग मदद के लिए नहीं जाते, और कई बार बहुत वेट करते हैं तब जब तक बात काफी और उलझ जाती है, फिर उनको बहुत हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स में जाना पड़ता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जाते हैं। तो यू नो जितना हम इसको नॉर्मली इसके बारे में बात करेंगे, जितना हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, जैसे हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के बारे में बात करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, मेरे चाय में चीनी मत डालना, मुझे डायबिटीज है, इतना आराम से बोल देते हैं। बट ऐसे नहीं बोलते कि नहीं, मैं ये पार्टी में नहीं आऊंगी क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक्सरसाइज क्लास होता है, क्योंकि मैं कैसे बताऊं कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन के लिए अपने पर काम कर रही हूँ, तो मैं कैसे ये बताऊं कि ये मैं नहीं कर सकती। तो मेरा ये कहना है कि ये मेडिकल कंडीशन है, लाइक एनी अदर मेडिकल कंडीशन, और जितना हम इसके बारे में खुल के बोलेंगे और जितना इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और ये ट्रीटेबल है और ट्रीटमेंट करके लोग अच्छे से ठीक हो जाते हैं, तो उतना ही ये प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को बीट कर सकेंगे, इस समाज से निकाल सकेंगे। सो कई बार डिप्रेशन जो कॉमन मैंने सिम्टम्स बताए पिछली स्लाइड में, जो कई तरह के रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम्स, थॉट रिलेटेड सिम्टम्स, उसके अलावा कई बार लोगों को फिजिकल सिम्टम्स इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड पेन्स, हेडेक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स इस तरह से प्रेजेंट होता है, और ये हम देखते हैं कि ये अक्सर विमेन के लाइफ में कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स में ये देखा गया है कि कई बार वो लोग ये नहीं बता पाएंगे कि मेरी सोच में कुछ ये चल रहा है, मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, बट वो डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि उनको बहुत सर दर्द रहता है कॉन्स्टेंटली, उनको पेट में काफी दर्द रहता है, वो सब प्रकार का प्रिकॉशंस लेके अपना ख्याल रख के अच्छे से डाइट ले रहे हैं, फिर भी पेट में कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की तकलीफ है, कुछ दर्द ऐसे हैं कि जो कितनी भी इन्वेस्टिगेशंस कर ली आपके डॉक्टर ने, सीटी स्कैन्स किए हैं, एक्सरेज किए हैं, लेकिन कुछ मेडिकल कॉज पता नहीं चला, लेकिन वो तकलीफ जो आपकी बॉडी की है वो कई बार आपके मन से रिलेटेड रहती है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे बॉडी और माइंड दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। मन की पीड़ा बॉडी में आती है और बॉडी की पीड़ा से मन अफेक्ट होता है, सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। सो मैं जब इंडिया में, मैंने मेरी साइकाइट्री ट्रेनिंग इंडिया से भी की है, केईएम हॉस्पिटल से, बॉम्बे से, तो जब मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी, जब ट्रेनिंग के टाइम पे क्लिनिक में, कई जो मैं फीमेल पेशेंट्स देखती थी, वो ये नहीं कहती थी कि मुझे उदास लगता है, मुझे मेरी एनर्जी कम है, या मुझे कंसंट्रेशन में तकलीफ है, या मैं बहुत अपने बारे में बुरा सोचती हूँ। उनके सिम्टम्स ये रहते थे कि ये सर दर्द जा ही नहीं रहा है, ये पेट का दर्द जा ही नहीं रहा है, मैंने ये कोर्स किया है, वो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक किया है, ये ट्रीटमेंट ली है, वो सप्लीमेंट्स लिए हैं, वैद्य के पास गई हूँ, सब तरह के होम्योपैथी किया है, आयुर्वेद किया है, व्हाटएवर। तो और फिर जब हम हिस्ट्री अच्छे से लेते थे तो पता चलता है कि एक्चुअली उनको डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं। सो ये बहुत जरूरी है ऑल्सो टू कीप इन माइंड कि कई बार जैसे हमारा जो कल्चर है, जिसमें हमारा ये जो हमारे ब्रेन में ये बात इनग्रेन कर दी गई है कि फिजिकल सिम्टम्स हो तो ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कुछ नहीं की वजह से डॉक्टर के पास का अगर मन भी उदास लगता है या कुछ इमोशनली या मेंटली आपको तकलीफ है, आप नहीं जाना जरूरी है, जाना एक बुरी बात है, आप जाओगे तो आपको पागल लोग कहेंगे, इस तरह के जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे कल्चर के, उसकी वजह से कई लोग इस कंडीशन को पहचान नहीं पाते, और मे बी उसकी वजह से ये रास्ता भी यही ढूंढते हैं कि अगर मैं
फिजिकल सिम्टम्स की वजह से डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो नॉर्मल समझा जाएगा। तो कई बार वो लोग पेशेंट्स जो जो मैंने ज्यादा हायर एजुकेशन वाले पेशेंट्स को इंडिया में देखा, तो वो कहती थी कि मुझे पता है मुझे डिप्रेशन है, पर मैं घर पे जाके अगर कहती थी कि मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है तो वो मुझे नहीं जाने देते थे या वो मेरा मजाक उड़ाते थे। इसलिए मैं रेगुलर डॉक्टर के पास पहले गई और ये फिजिकल सिम्टम्स के बहाने से गई, और उन्होंने फिर जब मुझे कहा कि आपको डिप्रेशन है, आपको साइकाइट्रिस्ट को देखना है, आपको काउंसलर को देखना है, इस तब मैं आपके पास आई। तो ये भी एक हैंगअप है हमारे बिलीफ सिस्टम्स में, कि जिसकी वजह से फीमेल्स जो समझती हैं कि ये रास्ता मैं कैसे निकालूं, क्योंकि तकलीफ तो काफी सिवियर होती है, बहुत पेनफुल। मतलब मैं ये कहती हूँ लोगों को कि जब किसी का पाँव फ्रैक्चर्ड है तो हम कितना ख्याल रखते हैं उसका, प्लास्टर देख के हम उसे कहते हैं कि आप आराम करो, आप इस पे वेट मत डालो, आपको इतने दिन क्रच पे चलना पड़ेगा। तो हम जब फिजिकल पेन और फिजिकली लोगों का जो की पीड़ा देखते हैं तो हमारी सहानुभूति और हमारी एम्पैथी और उनके प्रति जो सहानुभूति है वो कितनी बढ़ जाती है, हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन डिप्रेशन का पेन फ्रैक्चर के पेन से भी ज्यादा बुरा माना जाता है। लाइक जो मेंटली आपके इंटरनल जो पेन है वो दिखता नहीं है, इस वजह से लोग समझ नहीं पाते कि ये कितनी आपको तकलीफ कर रहा है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है, उसको भी उतना ही अटेंशन देना जरूरी है। हम जैसे फ्रैक्चर्ड पेशेंट को कहते हैं कि तुम वेट मत डालना, 4 हफ्ते आप क्रच पे चलना, लेकिन डिप्रेशन में लोग यू नो अंदर के जो इस फ्रैक्चर से काम करते रहते हैं, फिर भी आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो, फिर भी आप काम करते हो, फिर भी आप सब करते हो, तो यू नो वो इग्नोर किया जाता है। कई लोग इसको इग्नोर करके बढ़ने तक के लिए वेट करते हैं, और वो इग्नोरेंस की वजह से भी ये तकलीफ फिर बढ़ने के बाद ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि भले ये दिखता नहीं है लेकिन अंदर से उतना ही पेनफुल है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, चाहे आप पहले अपने क्लोज फ्रेंड से बात करें, फैमिली मेंबर से बात करें। पर क्या होता है कि अपने लोगों से हम बात करते हैं ना, तो हम इतना खुल के पूरा नहीं बताते, क्योंकि हमें उन्हें बर्डन नहीं करना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि वो चिंतित हो जाएंगे, उनको मैंने बताया तो वो मेरे बारे में वरी करने लगेंगे, और हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम किसी को वरी नहीं करना चाहते हमारी वजह से। तो इसीलिए एक न्यूट्रल पर्सन जो काउंसलर है, जो इसमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, जिससे आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो वो एक साक्षी दृष्टा होकर आपको मदद कर सकता है, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप में या इमोशनल बॉन्ड में फंसा हुआ नहीं है। क्यों क्यों ये होता है कि अगर मैं मेरी सहेली को भी मैं बताऊं तो वो मेरा दर्द समझती है, और अच्छा लगता है बात करके, बात करना चाहिए। लेकिन अगर बात बढ़ गई है, उससे ज्यादा है, और आपको उन्होंने सलाह दी कि आपने किसी को देखना चाहिए, तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काउंसलर को देखने से जो आपको मदद मिलेगी वो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगी। सो मैं ट्रीटमेंट की ओर चल रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। तो ये हम मानते हैं, जैसे मैंने कहा, कि डिप्रेशन इज अ रियल मेडिकल कंडीशन। इसे हम ये मन की बीमारी है, मैंने क्रिएट कर दी है, ये ऐसे ही है, ऐसा ऐसा जो जो भी और तरह के जो मिथ्स और बिलीव्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ये साइंटिफिकली रिसर्च वाइज ओवर एंड अगेन ब्रेन स्कैन्स करके लोगों के देखा गया है कि ब्रेन स्कैन्स में लोगों के पार्ट्स ऑफ ब्रेन में भी डिफेक्ट्स दिखते हैं जब वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या नॉर्मल स्टेट में हैं। तो वाकई में कुछ होता है एट द ब्रेन लेवल, न्यूरोकेमिस्ट्री लेवल, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम समझते हैं कि ये यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स की वजह से होता है। अक्सर आपकी कोई फैमिली में ये हिस्ट्री है, आप वो बायोलॉजिकल फैक्टर बन के आता है। फिर आपके लाइफ में कई तरह के स्ट्रेसर्स कुछ हैं, एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस है, अब्यूज है, ट्रॉमा है, कई तरह की बातें होती हैं फीमेल्स की लाइफ में। और फिर मेरा पर्सनल थिंकिंग पैटर्न कैसा है, मेरा एटीट्यूड लाइफ के प्रति कैसा है, उसके वजह से भी इस इसमें एक बड़ा रोल देखा जाता है। इसी वजह से थेरेपी और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम करते हैं उसके उसमें फायदा आता है, क्योंकि ये माना गया है कि
ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं किस जीन्स से पैदा हुई हूँ वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम मेरे फैमिली में थी तो मुझे उसकी वल्नरेबिलिटी आ गई। उस मेरे एनवायरनमेंट में किस तरह के स्ट्रेस आ रहे हैं वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कई बार मेरे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये हो, बट कुछ हो रहे हैं चीजें। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं थी कि मैं शादी होने के बाद मुझे ये सब स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा, बट हो रहा है। तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेस पे भी मेरा कंट्रोल नहीं है। साइकोलॉजिकल थिंकिंग पैटर्न और एटीट्यूड पे कुछ हद तक मेरा कंट्रोल है। ऐसे नहीं, जब बीमारी हो जाती है तब ये थिंकिंग पैटर्न्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो सिर्फ काउंसलिंग से कई बार बात नहीं बनती, तो उससे वजह से मेडिसिन वगैरह भी लाना पड़ता है। लेकिन ये जो पार्ट है इसमें मैं कोशिश कर सकती हूँ, और ये जो पार्ट है इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम काफी डिफरेंस देखते हैं। तो ट्रीटमेंट भी हम उसी तरह से 3 डोमेन में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो केमिकल जो इम्बैलेंस है ब्रेन में उसको रीसेट करने के लिए मेडिसिन। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, और सोशल इंटरवेंशन में जो कुछ हद तक बातें जो मेरे सोशल एनवायरनमेंट में है वो मैं अगर सही कर सकती हूँ, चाहे फैमिली मेंबर्स का ज्यादा सपोर्ट लेकर, चाहे मेरे बॉस का सपोर्ट या मेरे कलीग्स का सपोर्ट लेकर, किस तरह से मैं सोशल मेरा जो एनवायरनमेंट है उसको मैं मॉडिफाई करूं, जैसे हम बाकी तरह से करते हैं, राइट? लाइक डायबिटीज हो तो लोग बराबर से खाना उनके लिए अलग टाइप का बनाया जाता है, शक्कर नहीं डाली जाती चाय में। लोग याद रखते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए लोग लेके जाते हैं आराम से। तो उस तरह के मतलब जो जो हम बाकी डिजीजेस में करते हैं वो भी इसमें भी करना चाहिए हमें। ये प्रॉब्लम के लिए सब तरह का सपोर्ट जरूरी है। सो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं पहले बता रही थी कि डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं अगर आप जल्दी कैच करते हो, जब वो माइल्ड टू मॉडरेट रेंज ऑफ सिवियरिटी में है, यानी आपने थोड़े समय में ये नोटिस किया कि मुझे ये तकलीफ शुरू हो रही है, ये सिम्टम्स कुछ जा नहीं रहे, मेरे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से उससे नहीं फायदा हो रहा है, तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय पे आप केवल काउंसलिंग और सोशल सपोर्ट से ये प्रॉब्लम को बीट कर सकते हो और मेडिसिन कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज जो कई सालों से हमने रिसर्च की हैं और उनके बारे में काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो 2 टाइप की थेरेपीज हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जो कई थेरेपिस्ट ट्रेन होते हैं उन 2 टाइप की थेरेपी में। एक टाइप है उसका हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका एक्रोनिम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है CBT, और दूसरा है इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT। तो कई बार जब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं, तो इस प्रकार की काउंसलिंग से आपको काफी फायदा होगा। और अगर मोर ऑफ थॉट पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी थिंकिंग और एटीट्यूड के अलावा ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल स्टफ भी है तो वो भी एड्रेस होता है, लेकिन उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफी इफेक्टिव माना जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप वेट करते हो इस बीमारी को बढ़ने के लिए तो फिर आपको सभी चीजें करनी पड़ेंगी, मेडिसिन, थेरेपी और सोशल सपोर्ट। तो जैसे हम और बीमारियों के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से कैच करके उसे खत्म कर दें, उस तरह से ये बात डिप्रेशन के लिए भी लागू होती है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग को मैं कुछ और एक्सपोजर दूं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस टाइप की जो काउंसलिंग है उसमें क्या करते हैं, ताकि आपको एक थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ चीज नहीं है कि नहीं कर सकते। और कई बार लोगों को पता नहीं होता कि काउंसलिंग में मतलब क्या करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा बहुत कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताऊं। तो ये जो थेरेपी है ये कई सालों से हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है और बहुत लोगों ने इसके बारे में पब्लिश किया है पेपर्स वगैरह, और काफी मतलब सक्सेस देखा गया है इस थेरेपी से। और इसमें ये काफी एक तरह से उन्होंने एक छोटा सा मैनुअल टाइप बना दिया है इस थेरेपी का। नॉट एवरीबडी फॉलोज द मैनुअल टू द टी, यानी एकदम उसी तरह से फॉलो करना चाहिए ऐसा नहीं है, बट कुछ 8 से 10
सेशंस में अगर आप ये टाइप की थेरेपी फॉलो करो, काउंसलिंग फॉलो करो, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो क्या इसका कॉन्स्ट्रक्ट है, ये किस बेसिस पे ये काउंसलिंग बनाई गई? तो ये जो वर्ड है कॉग्निटिव, उसका सिंपल मीनिंग है थॉट्स, और बिहेवियरल यानी हमारे एक्शंस। तो इस थेरेपी में हम ये सीखते हैं कि हम अपने थॉट्स जो है उनको कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव या न्यूट्रल थॉट्स को में हम उसको बदल सकते हैं। और अम, इसका फोकस इस थियोरी पे है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, और जैसा हम फील करते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं, और उसी तरह से हमारी बॉडी में उसकी रिएक्शन आती है फिजिकल सेंसेशंस के हिसाब से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ टू मेक दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड। सो सिचुएशन ये है कि दो महिलाएं हैं, एक अपने घर में अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही है। वो काम से यूजुअली 6 बजे आ जाते हैं, 6:30 बज चुके हैं, उन्होंने कुछ फोन नहीं किया था, मैसेज नहीं भेजा था कि आज लेट होगा, और 6:30 बज गए। वो यूजुअली ऑन टाइम आ जाते हैं, तो आए नहीं है। तो एक घर में ये महिला अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, 6:30 बज गए हैं, और वो सोचती है, अरे बाप रे, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट में तो नहीं फंस गए वो, या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उनका। ओके, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं सोचती हूँ कि व्हाट इफ ही मेट विद एन एक्सीडेंट, या अरे बाप रे उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो ऐसा सोचने से मुझे कैसा फील होगा? मैं घबराऊंगी, मैं परेशान रहूंगी, राइट? ये थॉट क्रिएट करने से इमीडिएटली मेरे मन में जो फीलिंग आएगी वो कि मैं घबरा जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ कि ऐसा तो नहीं हुआ, और मे बी वो सीन्स मेरे सामने आके मैं और भी डर जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। और उसका बिहेवियर जो उसकी वजह से निकलता है वो ये है कि मैं फोन लगा रही हूँ, रेस्टलेसली वॉक कर रही हूँ, पेसिंग इन माय हाउस, कॉल करके कि किधर है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, और लोगों को, दोस्तों को, घर काम पे फोन कर रही हूँ, मतलब। तो वो बिहेवियर उस तरह से ट्रांसलेट हुआ, और मेरे बॉडी में भी टाइटनेस महसूस होती है, शायद मेरा दिल घबरा रहा है तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, शायद मेरी सांस भी फूलने लगती है क्योंकि मैं काफी पैनिक मोड में जा रही हूँ। तो एक सोच से इमोशंस कैसी हुई, और फीलिंग बिहेवियर कैसे हुआ, और उसकी वजह से बॉडी में फीलिंग कैसी आई। सो ये है। अभी वही सेम सिचुएशन है, दूसरी जो महिला है अपने घर में, वो सोचती है, ओ वो आज मेरी फेवरेट मिठाई लेने के लिए रुके होंगे दुकान पे। तो मैं कई दिन से उनको कह रही थी कि मुझे वो जलेबी चाहिए, तो काम से आते आते एक बार आप पिक करना। तो वो सोचती है पॉजिटिवली, या मतलब कि हाँ, हो सकता है उस वजह से वो लेट हो रहे हैं क्योंकि वो रास्ते में रुक कर वो जलेबी पिक कर रहे हैं। तो मैं अगर ऐसे सोचती हूँ कि वो तो मेरे लिए मेरा मतलब मेरी मनपसंद और अच्छी बात सोच रही हूँ, तो मेरी फीलिंग इमीडिएटली चेंज हो जाती है उस थिंकिंग से, कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुशी है कि वो आएंगे और मुझे मेरी फेवरेट चीज देंगे। तो मेरा फीलिंग बदल गई, और उससे मेरा बिहेवियर भी बदल गया। मैं आराम से सोफा पे बैठ के टीवी देख रही हूँ, निश्चिंत होके कि वो आने वाले हैं और मेरी फेवरेट चीज आज घर पे आएगी। और फिजिकली बॉडी में मैं रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टाइटनेस नहीं है, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है, कोई मुझे घबराहट या सांस फूल नहीं रही है। सो एक थॉट से आपने देखा कि थॉट की पावर कितनी है, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, जैसा हम फील करते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं, और उससे हमारी बॉडी में सेंसेशन सी उस तरह से आती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम दो प्रकार की टेक्निक सीखते हैं। एक कि मैं अपनी सोच को पहले मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसे सोचती हूँ, उसके बारे में मैं अवेयरनेस रखूं, क्योंकि कई बार हम डे टू डे लाइफ में एक सेकेंड भी नहीं वेट करते कि मैं क्या सोच रही हूँ, एक सेकेंड भी नोटिस नहीं करते, क्योंकि थॉट्स तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थॉट्स चलते ही रहते हैं, राइट? उनका काम है आते रहना जाते रहना। सो मैं लेकिन अगर ध्यान देना शुरू करूं कि मेरी थिंकिंग किस प्रकार की है, इस सिचुएशन में मैं और किस तरह से सोच सकती थी,
तो वो एक एस्पेक्ट है इस थेरेपी में कि आपको आपके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करने की आपको पावर और का टेक्निक सिखाते हैं। और जब मैं इमोशंस की वजह से कुछ एक्शंस करती हूँ जिससे मैं रिएक्ट करती हूँ, गुस्सा होती हूँ, न चाहते हुए भी मैं ना चिल्लाती हूँ या कुछ ऐसे बोल देती हूँ जो नहीं बोलना चाहती थी, तो वो मैं वो मैं चेंज कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मैं रिस्पॉन्स ढूंढ सकती हूँ, ऐसा हम मानते हैं। तो बेसिकली अगर मेरी सोच को मैं वहीं उस लेवल पे पकड़ती हूँ, तो मेरी इमोशंस और या मेरी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। तो फिर मुझे मेरा ऑप्शंस भी ज्यादा दिखेंगे क्योंकि मैं एक काम स्टेट में हूँ। जब हम नेगेटिव इमोशंस में फंसे हुए रहते हैं, तो हमारी एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली या रैशनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, वो एबिलिटी हमारी चली जाती है। तो जब मैं अच्छा सोचती हूँ और अच्छा फील करती हूँ, मेरा जो इमोशनल मेरे इमोशंस काइंड ऑफ मेरे कंट्रोल में है। भले ही पॉजिटिव नहीं हूँ, मे बी न्यूट्रल हूँ, मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हूँ, गुस्सा नहीं हूँ। फ्रस्ट्रेशन और एंगर में फर्क है, वो रेंज है। पहले मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, इरिटेट होती हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है। तो ये जो अवेयरनेस हम इस थेरेपी से बिल्ड करते हैं वो ये है कि एक तो मैं थॉट लेवल पे खुद को कैच करती हूँ, या इवन कई बार मैं इमोशन लेवल से खुद को कैच करूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ, 1 सेकेंड में लेके सोचूं कि मैं क्या सोच रही थी जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओ, ये मेरा बेटा मेरा सुन नहीं रहा है, मैं उसको कई देर से कह रही हूँ कि होमवर्क फिनिश कर लो, पर वो टीवी देखने में बैठा हुआ है। तो मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे लग रहा है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मैं थॉट किस प्रकार के क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन ये तो कभी सुनेगा ही नहीं, ये तो कभी मेरी बात मानता ही नहीं, ये तो कभी ठीक होगा ही नहीं, इस तरह की थॉट्स आ जाती हैं। और उस वजह से वो फीलिंग्स और नेगेटिव स्ट्रांग होती जाती है। उसकी वजह से फिर मैं चिल्लाकर उसके ऊपर फियर डालकर कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये करूंगी, उस तरह का बिहेवियर लाती हूँ। राइट। सो ये जो है अवेयरनेस की मैं मेरी थिंकिंग को कैसे बदलूं, उससे मेरी फीलिंग्स को कैसे बदलूं, और मेरे बिहेवियर के ऑप्शंस मैं कैसे करूं, गुस्से से मैं ये बात समझाऊं या प्यार से समझाऊं। और वो जो है वो हम इसमें सीखते हैं इस थेरेपी में। तो मैं आपको कुछ आइडिया और देती हूँ कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स कैसे होते हैं, क्योंकि हम कोई कोई बैठ के नहीं सोचता कि मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हमारे ब्रेन में कॉमनली आते जाते रहते हैं, लेकिन हम जब डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स की जी स्पीड और जो क्वांटिटी है वो दुगनी या चौगुनी हो जाती है। इसीलिए पहले से ही अगर मैं काम करूं अपने थिंकिंग पे, तो आई कैन हैव अ हैंडल ऑन दिस सिचुएशन। इस तरह का एक मतलब पर्सपेक्टिव है। तो पॉजिटिव थिंकिंग अक्सर कैसी रहती है, कंस्ट्रक्टिव रहती है कि यू नो उससे हमें हमें प्रोत्साहन मिलता है, मुझे पॉजिटिव एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सो पॉजिटिव थॉट्स अक्सर कंस्ट्रक्टिव होते हैं, नेसेसरी होते हैं कि हाँ मुझे बाहर जाना है, अब आज कुछ वेदर की वार्निंग में चेक कर लूँ, स्टॉर्म आने की कुछ वार्निंग थी, तो वो जरूरी है उस तरह का थोड़ी चिंता रखना या थोड़ी सोच रखना। और पॉजिटिव थॉट्स आपको बेटर फील कराते हैं। नेगेटिव थॉट्स ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सो आप खुद को हमेशा नेगेटिव कहोगे कि मैं तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो यूं हूँ, तो वो तो ऐसा ही है। अननेसेसरी थॉट्स जिस पे हमें कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में ज्यादा चिंता करना, और जो आपको बुरा फील कराते हैं। तो हमने ये भी देखा है रिसर्च से कि कई बार लोगों के टेंडेंसी होती है, और हम सब इन टाइप की थिंकिंग से गुजरते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि ये थिंकिंग ट्रैप्स हैं या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। मतलब आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स है वो डिस्टॉर्टेड हैं, वो पॉजिटिव नहीं मोर नेगेटिव की तरफ है। या ये थिंकिंग जो आपकी है वो थिंकिंग एक ट्रैप की तरह आपको ट्रैप कर देता है, और उसी वजह से आपके फीलिंग्स ऑफ सैडनेस या एंजाइटी बढ़ती जाती है। उस वजह से ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो जैसे कॉमन कुछ एग्जांपल्स हैं कि
कुछ भी अगर होता है, कई लोग की टेंडेंसी होती है कि ये इसमें सब मेरी मिस्टेक है। तो अब जैसे आज ये वेबिनार में पहले थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो अगर मुझे वो टेंडेंसी है तो मैं कहूंगी कि मैंने ठीक से पहले सब चेक नहीं किया था, मुझे उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, ये तो मेरी गलती हो गई, ऐसे ऐसे। जबकि इसमें कि अरे ये तो इसमें किसकी भी गलती नहीं थी। इसके बजाय कुछ लोग की ये टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ हर चीज में ये मेरा ही फॉल्ट है, ये मेरी वजह से हो रहा है। कुछ लोग उल्टा करते हैं ब्लेमिंग, जिसमें खुद की अगर कुछ अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जाने के बजाय वो दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, दूसरे को ढूंढते हैं कि मुझे ये इसलिए हो रहा है, ये इनकी वजह से हो रहा है खुद। सो देयर आर टू ऑपोजिट वेज, पर्सनलाइजेशन या ब्लेमिंग। कई बार छोटी सी बात को हम कहते हैं ना कि वो राई का पहाड़ बना देते हैं, उस तरह की कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन, कि छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा उसकी बतंगड़ बना देते हैं। कई बार एक छोटी नेगेटिव इंसिडेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि ये तो हमेशा ही होता रहेगा, एक बार अगर मेरी बात मेरे बच्चे ने नहीं सुनी तो मैं जनरलाइज करूंगी ये तो कभी मेरा सुनता ही नहीं। सो इस तरह के, मतलब ये तो मैं थोड़े से आपको कॉमन एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन द रीजन टू अंडरस्टैंड दीज आर कि इस तरह के थिंकिंग पैटर्न्स हम सब में हैं। कई लोग हम लेबल करते हैं दूसरों को कॉन्स्टेंटली, ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, उस तरह की भी एक टेंडेंसी होती है। कई बार हम छोटी सी बात पे एक बड़ी कंक्लूजन जंप टू कंक्लूजन कर लेते हैं। कई बार हम डिस्काउंट पॉजिटिव कुछ है उसको छोड़ के सिर्फ नेगेटिव चीज पे ही फोकस करते हैं। सो इन सब के टर्म्स हैं एक्चुअली। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव इज वन टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। all or none thinking, there is no gray zone, all white या all black. Should, मुझे ऐसा, I should do this, I should do that, मतलब कॉन्स्टेंटली खुद पे प्रेशर डालना कि ये तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। तो ये जो है, अतुल कैन यू ब्रिंग द कॉर्ड and an extension? Sorry, my laptop is losing the battery. So give me a second, I just need to put this. So the reason to understand कि इस तरह के thinking patterns हम सब में है, इसका reason ये है कि क्योंकि हम सब ये सोचते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी अवेयरनेस बढ़ाती हूँ सोच के बारे में, अपने मैं किस तरह से सोचती हूँ डे टू डे लाइफ में, तो मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने सोचा कि यू नो for example, ये webinar, I should do my best and I should go and talk to every participant after this, and I should stay here for the whole night and help people. इस तरह से समझो, अगर मैंने shoulds की खुद पे अगर मैंने thinking patterns देखी, तो अगर मैं सोच रही हूँ कि वो करने से मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर उससे मेरी क्षमता पे फर्क पड़ता है या मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे इम्पैक्ट जा रहा है, तो मुझे चेक करना होगा कि ये शुड्स जो मैं हर जगह अपने आप को डाल दूं कि मैंने आई शुड बी अ गुड मदर, आई शुड बी अ गुड वाइफ, आई शुड बी अ गुड डॉटर इन लॉ, आई शुड बी अ गुड एम्प्लॉई, आई शुड बी, और कई बार शुड में गुड नहीं होता है, यूजुअली लोग परफेक्शन की ओर जाते हैं कि आई शुड बी अ परफेक्ट दिस एंड आई शुड बी परफेक्ट दैट। तो वो जो है वो हम सस्टेन नहीं कर सकते, राइट? आई कैन सस्टेन बीइंग गुड इनफ, आई कैन नॉट सस्टेन बीइंग परफेक्ट। सो कई बार कुछ लोग इस डिस्टॉर्शन में से गुजरते रहते हैं कि वो खुद के, मतलब एक तरह से खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज परफेक्टली करनी है और अपने आप पर प्रेशर डाल के करनी है, और वो करते करते फिर वो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, और फिर ये जो करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते। सो अगर मेरी टेंडेंसी समझती हूँ कि मैं उस तरह की टेंडेंसी है, तो अगली बार जब मैं खुद साइन अप कर रही हूँ खुद को 10 जगहों पे और हर जगह में परफेक्शन एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि आई एम डूइंग शुड्स विच इज अ थिंकिंग ट्रैप, इसलिए मुझे अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। सो थिंकिंग ट्रैप
जो अगर लेबल्स जो मैंने बताए हैं अगर आप समझ जाते हो तो आप इन डे टू डे लाइफ में अपनी थॉट चेकिंग में यूज कर सकते हो कि मैं ऑल और नन थिंकिंग कर रही हूँ इस समय, मैं लेबलिंग कर रही हूँ, मैं पर्सनलाइजेशन कर रही हूँ, मैं ब्लेमिंग कर रही हूँ, मैं डिस्काउंटिंग पॉजिटिव्स कर रही हूँ। तो हम थॉट को कब बदल पाएंगे जब हम समझेंगे कि ये गलत वे ऑफ थिंकिंग है। तो ये जो लेबल्स हैं डिस्टॉर्शंस के या थिंकिंग ट्रैप्स के, ये हमें एक पावर देते हैं कि इस तरह का सोचना रिसर्च के थ्रू पता गया है कि ये हानिकारक है मेरे लिए। सो मैं न्यूट्रली इस थॉट को बदल के कैसे बदल कैसे ये कर सकती हूँ। हाँ, I'll modify and I'll try to be a good enough mother, a good enough wife, a good enough daughter-in-law and a good enough employee। हाँ, वो मेरे कैपेसिटी में है। सो उस जैसे ही मैंने वो थॉट को बदल दिया, मेरी फीलिंग ऑफ प्रेशर एंड एंजाइटी दैट इट ब्रिंग्स गोज डाउन एंड माय बिहेवियर, मेरी जो क्षमता है, मेरी प्रोडक्टिविटी है, मेरा जो मैं काम कैसे करना चाहती हूँ, वो सब और भी अच्छे से हो जाता है। सो ये आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ इसकी वैल्यू। तो सीबीटी में हम बेसिकली आपको पहले ये आइडिया देते हैं कि हमारी सोच बहुत बड़ी चीज है और हम थॉट्स के लिए कैसे फिर उनको डिस्प्यूट करें, किस तरह से नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि मैंने अगर आइडेंटिफाई किया कि ये पर्टिकुलर थिंकिंग में मैंने ऑल और नन थिंकिंग यूज की या शुड्स यूज किया या इस तरह की मेरी ये थिंकिंग पैटर्न है, तो फिर मुझे एक बार पता चल गया कि हाँ ये पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई की, मतलब ये तरह की सोच सही नहीं है, तो उसको मैं सही कैसे करूं, उसकी फिर मुझे एक सोल्यूशन मिलती है। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सो एक अनदर डिस्टॉर्शन है, उसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई हमें कुछ कहता नहीं कि तुम तो बेकार हो, तुम तो ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम तो सुंदर नहीं हो, पता नहीं कोई कुछ कहता भी नहीं है, लेकिन हम लोगों का मन पढ़ लेते हैं, हम उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। उसका नाम है माइंड रीडिंग। कि हम ये मान लेते हैं कि ये पर्सन, भले ही मे बी उनकी कुछ बॉडी लैंग्वेज से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आप ये इंटरप्रिटेशन पे आते हो कि ये समझती है कि मैं तो होशियार नहीं हूँ, ये समझती है कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ। तो ये जो है, ये कई बार किसी ने कहा नहीं होता है और उनके मन में शायद ये बात हो भी नहीं, बट मे बी आपकी इनसिक्योरिटी है, मे बी कुछ उनकी एक्शन आपने गलत तरह से इंटरप्रेट की। कई बार छोटे से इससे हम मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो माइंड रीडिंग हम कर लेते हैं कि शी थिंक्स आई एम अ लूजर, ही थिंक्स आई एम नॉट गुड इनफ। तो उस वजह से अगर मैं उस डिस्टॉर्शन को पकड़ू नहीं, अगर मैं उस थॉट को पकड़ू नहीं और बदलू नहीं, तो नुकसान मेरा ही है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो चाहे वो मेरी अच्छी दोस्त हो, अच्छी फ्रेंड हो, लेकिन मैं उससे रिश्ता तोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं एक मन में एक एनिमोसिटी, एक गुस्सा पकड़ के बैठ जाती हूँ कि ये तो मेरे लायक नहीं, ये तो मुझे अच्छा नहीं समझती, ये तो मेरी कदर नहीं करती। तो मैं अच्छी फ्रेंडशिप्स खोती हूँ, अपने आप का कॉन्फिडेंस मैं खोती हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि हाँ ये सोचते हैं कि मैं ऐसी हूँ, तो कई बार कुछ लोग उसमें बिलीव करने लग जाते कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, हाँ मैं बोल्ड नहीं हूँ, हाँ मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ऐसे कुछ। तो माइंड रीडिंग में हम लोग दूसरों का मन पढ़ लेते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन डिस्टॉर्शन जो हम सभी के मन में आता है ये। तो उसे हम चैलेंज कैसे करें? पहले अगर मैंने नोटिस किया कि हाँ मैं तो माइंड रीडिंग कर रही हूँ, ओके, तो अब मैं इसे थॉट को कैसे चैलेंज करूं? तो मुझे खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या ये रियली मेरे बारे में ऐसा सोच रही है? मेरे पास एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है? जनरली होता है कि लोग अपने ही लाइफ के प्रॉब्लम्स में, अपने ही उलझनों में फंसे हुए रहते हैं। तो ये जो मेरे लिए इनके बारे में ऐसा ये मेरे सोचते हैं, ये शायद सही नहीं है। सो आई स्टार्ट शेकिंग दैट थॉट बाय डूइंग दिस चैलेंज। सेम थिंग, कई बार हम एक ये डिस्टॉर्शन करते हैं जिसका नाम है फॉर्चून टेलिंग। हम अपना फ्यूचर फॉर्चून प्रेडिक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, कि मेरा फ्यूचर में मेरा कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरा बेटा कभी कॉलेज जाएगा ही नहीं, ऐसे कुछ हम प्रेडिक्ट कर देते हैं विदाउट हैविंग सफिशिएंट एविडेंस। बट क्या हम हमारा फ्यूचर एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर सकते हैं? और ये मेरी इमेजिनेशन है या इज इट एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग?
इस तरह से अगर हम चैलेंज करें, और वो चैलेंज हम तभी कर सकते हैं जब हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये टाइप की थिंकिंग मेरे लिए सही नहीं है। तो ये जो थिंकिंग ट्रैप्स के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, those are used to help you understand that you have some subtle negative thinking patterns, और उसको फिर आप कैसे बदल सकते हैं। दूसरी एक स्ट्रैटेजी है कि हम अपने खुद के डिटेक्टिव बन जाएं। सो डिटेक्टिव्स क्या करते हैं? डिटेक्टिव्स एविडेंस ढूंढते हैं। अगर किसी भी सीबीआई या जो भी, कभी इन्वेस्टिगेटर्स आप देखते हैं टीवी सीरियल्स, वो क्या करते हैं? वो प्रूफ ढूंढते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं कि ये पर्सन के इस चीज पे फिंगरप्रिंट्स मिले, इसीलिए इन्होंने ये गोली चलाई, ये बंदूक उनके हाथ में थी, इस वजह से ये क्राइम, ये वाले ये क्रिमिनल है या ये गिल्टी है, ऐसे करके हम प्रूव करते हैं, राइट? तो उसी तरह से हम अपने थॉट्स के डिटेक्टिव बन जाए। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम सोचे कि मैं इसके बारे में 100% क्यों बिलीव करूं, ये सचमुच ये ऐसा है, व्हाट्स द एविडेंस टू सपोर्ट दिस थॉट एंड व्हाट्स द एविडेंस दैट गोज अगेंस्ट दिस थॉट। अगर मैं कुछ सोचती हूँ कि ऐसा ही होगा, तो किन किन चीजों की वजह से, व्हाट्स द एविडेंस दैट सपोर्ट्स कि ऐसा होने के चांसेस हैं, और व्हाट्स द एविडेंस अगेंस्ट इट। और मैं आपको कहूंगी आप एक्सपेरिमेंट करें, एक पेपर पे आप अपना थॉट लिखें, एक कॉलम बनाए व्हाट्स द एविडेंस टू सपोर्ट इट, दूसरे कॉलम में लिखें व्हाट्स द एविडेंस दैट गोज अगेंस्ट इट, और आप सरप्राइज रहेंगे। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, ये मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है और कई बार क्लाइंट्स के साथ तो करती हूँ। आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि आपकी पॉइंट्स जो है एविडेंस अगेंस्ट कॉलम में कई ज्यादा होंगी एविडेंस फॉर कॉलम से। क्योंकि हम मन में ऐसा टाइम निकाल के बैठ के हम अगर जब लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कौन से थॉट्स सपोर्टिंग आ रहे हैं, कौन से उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। तो जो डिटेक्टिव थिंकिंग है, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो अपने नेगेटिव थॉट को शेक करने के लिए। और कई बार आप सर्टेनली हम जैसे मैं कह रही थी कि ये अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो कई बार यू कैन ऑल्सो टॉक टू अ फ्रेंड एंड ऐसा इमेजिन करें कि अगर आपकी फ्रेंड ने ये बात कही कि मैं इसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, तो आप उनको कैसे समझाते? यूजुअली आप जब आपकी फ्रेंड कोई आपको प्रॉब्लम बताती है तो आप कहते हैं, आप थोड़ा बहुत उसमें से उसको फ्लिप करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ध्यान दिलाते हो, ऐसा है लेकिन ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है, ये मत इग्नोर करो। तो हम खुद के दोस्त बने। जब हम कुछ सोचते हैं जिसे हमें लगता है उससे हमें नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं एविडेंस चेक करूं, या तो मैं खुद की दोस्त बन के सोचूं कि अगर मेरी दोस्त ये बात मेरे सामने लेके आती तो मैं उसे कैसे समझाती। वो एक तरीका है। फिर कई बार अगर होता है कि हाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो कई बार होता है कि हो सकता है ये ऐसा, प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कुछ बड़ा फ्लड तो नहीं हो जाएगा, अर्थक्वेक तो नहीं हो जाएगा। तो मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में और सोच सोच के हैरान कर सकती हूँ खुद को। कई बार ये भी एक स्ट्रैटेजी कि ठीक है, तो होगा तो देख लिया जाएगा, सो व्हाट, अगर हुआ तो देख, कुछ चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं है तो मैं उसके बारे में सोच के आज का मेरा क्षण नहीं गंवा सकती। सो अगर 100% सच हो गया तो देख लेंगे। सो व्हाट की एक और टेक्निक है। एंड देन एक्सपेरिमेंट। कई बार हमारे मन में डाउट्स की तरह के भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कि मैं वहां जाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये पार्टी में लोग मुझे कंफर्टेबल नहीं फील कराएंगे, या मैं ऑकवर्ड फील करूंगी। और कई बार ऐसे होता है कि हम सोचते ज्यादा हैं उसके बारे में, जाने से पहले हमारी सोच उसमें फंसी हुई रहती है, और हम उसे कहते हैं कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी, मतलब एंटिसिपेशन में कि ये पार्टी में जाना है और उसमें मुझे इन लोगों से मिलना है। मैं कई बार लोगों को कुछ की वजह से कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं इससे तो जाऊं ही नहीं, और लोग यूजुअली जाते नहीं हैं, अवॉइड कर देते हैं। बट उसको ओवरकम करने के लिए कई बार आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं फिर भी जाऊं, और पता चलेगा कि मैं जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। कि जो उस एक्सपेरिमेंट करके जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि अरे मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक्चुअली मैं जाऊंगी और मुझे पता चला कि सब ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मुझे बहुत मजा आया,
और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं गई। मैं हेजिटेट कर रही थी, मैं नहीं जाने वाली थी, पर अच्छा हुआ मैं गई। तो कई बार कुछ ऐसे थॉट्स को चैलेंज करने के लिए हमें उस फियर को फेस करना है। हम कहते हैं कि फेस द फियर टू फाइट द फियर, कि कुछ जो थॉट्स हैं जिसका हमें डर है, उसका हम एक्चुअली सामना करके देखें। अगर हम सामना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे में शक्ति है और हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। और ओवरकम करने के बाद जो हमें उससे एनकरेजमेंट मिलती है, उससे हम और कई तरह के इस तरह के छोटे छोटे हर्डल्स क्रॉस कर सकते हैं। सो दूसरा है कि कुछ लोग बहुत चिंता करते हैं और कई बार मतलब सोचते हैं, ये कहते हैं कि बस मैं ये सोच निकाल ही नहीं पाता हूँ, ये कंटिन्यूअसली मैं यही सोच में पड़ा रहता हूँ, उसी में दिन भर यही बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। तो कई बार एक टेक्निक हम कहते हैं कि जिस तरह से आपकी खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, चाय पीने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, उस तरह से भी आप एक वरी टाइम सेटअप कर दो कि 5 से 10 मिनट ये टाइम पे मुझे जो भी चिंता करनी है, कि जिसके बारे में करनी है, जितनी करनी है मैं करूंगी। और दिन भर में जब ये थॉट आता है तो मैं उसे पुश करके कहूंगी कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, जब तुम्हारा शाम में टाइम होगा तब आना। जैसे हम करते हैं ना, जैसे किसी को बुलाया है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा टाइम नहीं है, हम आपने अपॉइंटमेंट बनाई थी तो आप उस टाइम पे आओ। तो कई बार इस तरह से स्टॉप साइन सामने ला करके भी एक तरीका है, या सेटिंग वेरी वरी टाइम कि मैं इस टाइम पे जो मुझे जितनी चिंता करनी है तो उस समय मैं लिख डालूं, मेरे जर्नल में लिखूं, या किसी इनसे बात कर लूं, या किसी के से डिस्कशन कर लूं। जो भी करना है वो मेरा टाइम है। उसके बाद जब भी ये थॉट आएगा मैं उससे कहूंगी अभी नहीं, जब तुम्हारा टाइम होगा उस समय। क्योंकि क्या हो देखा गया है कि वही वही थॉट्स आते हैं और वही वही थॉट्स परेशान करते हैं, और उसमें कोई मतलब नहीं है। कई बार हम उसको सोच चुके हैं, उसके बारे में एक सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, पता चलता है कि कोई खास सॉल्यूशन नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम गोइंग बैक इन सर्कल्स। वो जो रूमिनेशंस हम कहते हैं, दैट्स व्हाट डिप्रेशन और एंजाइटी में कई बार लोगों को होता है, कि वो घूम घूम के वही वही सब पैटर्न ऑफ थॉट आते रहता है। लेकिन अगर हम ये एक स्ट्रैटेजी अपना के देखें तो वो काफी हेल्पफुल पाई जाती है। और फिर स्टॉप साइन का भी एक अच्छा है कि ये रेड लाइट सामने याद करा दो, ये थॉट मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरा मूड खराब कर रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं सोचूंगी। और अपने मन को किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट करें, या बैठ के प्राणायाम करें, या योगा करें, या किसी से बात करें, या गाना सुने, या वॉक पे जाएं, मतलब कुछ करके जिससे मन को आप डाइवर्ट कर दे। So I think I'm coming to the end. I know we have limited time. तो basically मेरे presentation के जो take home messages हैं ये है कि hopefully मैंने आपको समझाया है कि depression एक medical condition है like any other medical conditions, और ये बहुत successfully treat की जा सकती है. It's very important to talk openly about this problem like any other medical problem. तो हम ये नहीं सोचें कि ये बात कैसे करूं, कोई, और ये चेंज हमें ही लाना है। हम किसी का वेट नहीं कर सकते कि आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन, राइट? क्योंकि अगर एक ने किया तो दूसरे को उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उसको एनकरेजमेंट मिलेगी, और इस तरह से रिपल इफेक्ट से हम इस प्रॉब्लम का अच्छे से सामना कर सकेंगे, सपोर्ट कर सकेंगे, लोगों को इसमें से निकाल सकेंगे। अर्ली रिकग्निशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, विच इज वाई वी आर डूइंग दिस वेबिनार। तो अगर हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये कुछ सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, तो हम छोटे से ट्रीटमेंट से इससे ठीक हो जाते हैं, काउंसलिंग के कुछ सेशन से काफी फर्क पड़ जाता है। और अगर बढ़ जाता है तो भी मेडिसिन कोई हानिकारक नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ता है ऐसे नहीं है, कुछ समय तक ही लेना पड़ता है, ताकि करीबन 1 साल का हम जनरल टाइम फ्रेम देते हैं कि उतनी देर में आपका न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, इस तरह से रिसर्च में देखा गया है। सो उतने टाइम तक आपको 1 साल तक कभी कभार मेडिसिन लेना पड़ा तो उसमें भी कोई संकोच की बात नहीं है। वो लेकर आप 1 साल में साथ में थेरेपी करोगे तो आपकी मेडिसिन 1 साल में आप बंद कर सकते हो। और मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, जो हमारे थॉट से रिलेटेड है। तो उस कुछ टेक्निक्स आप आजमा के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो टू टॉक बैक एंड डिक्रीज योर नेगेटिव थॉट्स। ठीक है,
So with that, I will end my presentation. Thank you all for listening. And I will stop the share, and I'm open to taking questions or whatever the agenda is. Thank you. Hi.